So, welcome back, future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. तो कैसे हो सब? आई होप अच्छे होंगे। आज अपन हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तो यार थोड़ा जोश मेरा कम दिखेगा, मेरी थोड़ी स्लाइटली हेल्थ डाउन है, ठीक है। तो आज अपन हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। हिस्ट्री का अपना कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी रही अपनी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। और कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों आपका स्पोर्ट्स वाला जो क्लास है वो आ जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी एफटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसको पढ़ के जाना यार। एटलीस्ट तीन तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तीन क्वेश्चन मतलब 9 नंबर मिल जाएंगे एक क्लास से। तो देख के पक्का जाना। मैं उसके नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी यार मेहनत करते रहो आप। ये जो कोई क्रैश कोर्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उनमें मत पढ़ो। 15 दिन में कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई पे फोकस रखो। जो कर रहे हो उनको प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो मेहनत करते रहो यार, मेहनत से दूर मत भागो, ठीक है। और जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर बैच बैच क्या, आपका बैच है या नहीं है, तो यार अपना कोई बैच नहीं है। इस बार अपने ने कोई बैच स्टार्ट नहीं किया है। जो कर रहे हैं वो सब कुछ यूट्यूब पे कर रहे हैं। बैच आएगा तो अपन सब चीज़ें इन डिटेल करेंगे, ताकि हर एक बच्चे का रिटर्न क्लियर हो, हर एक लास्ट बच्चे का रिटर्न क्लियर हो। तो बैच अपना आएगा अप्रैल में आएगा। एडमिशन जब भी स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में करेंगे। तो उस टाइम स्टार्ट करेंगे तो तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब अपन सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे और तब अपन डिजिटली करेंगे सब चीज़ें। अभी अपने पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो तब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो उसके ऊपर करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और बेस्ट तरीके से करेंगे। क्योंकि मेरे को पैसा ही नहीं कमाना है, मेरे को आप सबका सिलेक्शन निकलवाना है। कैसे भी करके मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे का सिलेक्शन निकले। तो अभी कोई बैच नहीं है यार, इसी पे फोकस करो जो करवा रहा हूँ। बेस्ट चीज़ है, बस फोकस करो, रिवाइज करो, रिटर्न निकलेगा। बस मेहनत करते रहो यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो बस 15 दिन बचे हैं यार, मेहनत करो, जितना कर सकते हो उतना मेहनत करो। तो अपने ने देखो 1909 तक अपने ने पढ़ लिया था, राइट। अब 1909 में देखो क्या चीज़ आई। 1909 में आपका अगेन एक एक्ट आया और उस एक्ट का क्या नाम है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या नाम है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। इसका नाम ये क्यों था? मोर्ले आपका उस टाइम का क्या था? सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। क्या था? एक आया था आपका, है ना, पोस्ट आया था। मिंटो क्या था आपका? वाइसरॉय था इस टाइम, इसलिए इनका नाम पड़ा। और इसका दूसरा नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तीसरा क्या नाम है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये तीनों नाम है, तो कुछ भी नाम आ जाए तो एक ही बात है। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ध्यान रखना। एक तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था ताकि बांट सके हिंदू और मुस्लिम को। तो इसमें मुस्लिम को क्या दिया गया? सबसे बड़ी बात तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। दूसरा देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना, गवर्नर जनरल की क्या होती थी? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। गवर्नर जनरल की क्या होती थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें कुछ मेंबर्स होते थे। इसमें पहली बार एक इंडियन को ऐड किया गया और वो इंडियन कौन था पहली बार? वो थे आपके सत्येंद्र सिन्हा। ये ध्यान रखना, काफ़ी बार एफकेट ने पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। थर्ड चीज़ देखो इसमें क्या की गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप ध्यान रख लेना। जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, उसमें पहली बार 2 इंडियंस को ऐड किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली जो पोस्ट थी उसमें 2 इंडियंस को जगह दी गई। और वो 2 इंडियंस कौन थे आपके? एक तो थे कैसी गुप्ता और एक थे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, दोनों का नाम ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ें यार इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ओके। इसके बाद में आपका दिल्ली दरबार 1911 हुआ था। वो उसके बारे में मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि 1911 में कौन से किंग आए थे, कौन से क्वीन आए थे, कौन उस टाइम वाइसरॉय था। तो वो सब मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और इसी के टाइम आपका जो कैपिटल है वो शिफ्ट किया गया। कैपिटल क्या गया? शिफ्ट किया गया। कहाँ से? कैलकाटा से कहाँ चला गया? अब दिल्ली बना दिया गया। दिल्ली बना दिया गया कब? 1911 में, दिसंबर 1911 में। जबकि समर कैपिटल था। अब देखो अंग्रेज़ लोग थे, ये गर्मी नहीं झेल पाते थे ज़्यादा, तो उन्होंने एक समर कैपिटल भी बना लिया था। वो था आपका शिमला। मतलब समर में कैपिटल रहता था शिमला और विंटर्स और बाकी टाइम में क्या रहता था? दिल्ली रहता था। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में जो वाइसरॉय था वो कौन आया आपका? देख लो, लॉर्ड हार्डिंगे टू। नाम सुना ना, पहले पिछली क्लास में भी ये नाम आया था, लॉर्ड हार्डिंगे टू, ठीक। ये आपके वाइसरॉय थे 1910 से 1916 तक, ठीक। इनके टाइम देखो क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट। एक तो हिंदू महासभा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू महासभा किन्होंने सेटअप की। हिंदू महासभा इन्हीं के टाइम सेटअप हुई 1915 में। किसने सेटअप की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, ओके, ये इंपॉर्टेंट है चीज़।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी ना, वो इन्होंने रखी थी लॉर्ड हार्डिंगे ने। क्लियर है। और इसके जो फाउंडर चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कौन थे? अगेन यही थे आपके मदन मोहन मालवीय। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ। अब इसके बाद आया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW1 जिसको बोलते हैं, WW फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसमें यार कभी कभी कंट्री से रिलेटेड ही पूछ लेते हैं कि इसमें एक साइड कौन था, दूसरी साइड कौन था। तो एक साइड आपके कौन थे? ब्रिटेन थे, ब्रिटेन, ठीक, प्लस फ्रांस, प्लस USA, प्लस रसिया, प्लस इटली और जापान। एक तरफ तो ये थे, यही जीते थे, जीते भी यही थे। और दूसरी तरफ कौन थे आपके? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगेरियन एम्पायर था, ठीक, और एक था आपका ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्की, ठीक, ये थे। अब इसमें ना ब्रिटेन को सैनिक की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या किया कि मॉडरेटर्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उनसे सपोर्ट मांगा कि आप हमें सैनिक प्रोवाइड कर दीजिए, हमारा साथ दे दीजिए इस वॉर में, हम आपको क्या दे देंगे? आज़ादी दे देंगे, लालच दिया था। तो अपने मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मान गए, ब्रिटिश को सपोर्ट करने लगे और इस वॉर में लड़ने चले गए। पर आखिर में उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये जो इस वॉर में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे ना, उन्हीं के नाम पे अपना इंडिया गेट बनाया गया है, उन्हीं के लिए। काफ़ी लोगों को आपको पता ही नहीं होगा इंडिया गेट का, कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया, इन्हीं के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये वॉर मेमोरियल था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो। अब देखो इसमें ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो इंडियंस ऑब्वियस सी बात है गुस्सा हो जाएंगे, तो गुस्सा हो गए वो। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? इंडियन होम रूल लीग, होम रूल लीग। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ये आपको, होम रूल लीग ये लॉन्च किया इसके रेस्पॉन्स में, ठीक। इसका एम क्या था? एम ध्यान रखना, इसका एम था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इंडिया में। हमें क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इंडिया में, ठीक। अब देखो इसको दो जगह और लॉन्च किया गया। एक आपका लॉन्च किया गया पूना में, पूना में आपके किया बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं आपका मद्रास में किसने लॉन्च किया इसको? मद्रास में आपका किया एनी बिसेंट ने, एनी बिसेंट। तो दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपके जो वो तिलक का मैंने आपको स्लोगन बताया था ना पिछली क्लास में, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इसी में बोला गया था। ओके। इसी के दौरान न्यूज़पेपर्स भी कुछ एसोसिएटेड है, ध्यान रखना। एक था मराठा और एक था केसरी। ये जो दोनों के दोनों न्यूज़पेपर है, ये आपके किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। ओके। और एक और न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये आपका किसका था? अगेन एनी बिसेंट का था। इन्होंने ये न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे। क्लियर है सबको। अब आपको सबको याद होगा, एक हुआ था सूरत स्प्लिट, हुआ था ना? क्या हुआ था उसमें? पिछली क्लास में बताया था मैंने कि मॉडरेटर्स और आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग अलग हो गए थे। अब अलग अलग हो गए थे तो क्या हो गई? अपने इश्यू हो गई, राइट। तो इसलिए देखो सूरत स्प्लिट हुआ, उनको वापस साथ करने की जरूरत थी। तो साथ आपका इसके लिए एक सेशन रखा गया। INC ने कहाँ रखा? लखनऊ में रखा। कहाँ रखा? लखनऊ में सेशन रखा, ठीक, 1916 में। इसके प्रेसिडेंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन थे आपके? ये थे अंबिका चरण मजूमदार, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो AC मजूमदार। ओके, ये इनके प्रेसिडेंट थे। इसमें रिजल्ट क्या निकला? जो आपके मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो दोनों क्या हो गए? मिल गए। इसमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी बनाई गई, किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में, ताकि अंग्रेजों से लड़ा जा सके, राइट। ये जो अंडरस्टैंडिंग बनाई गई थी ना, इसी को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। इसी को क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। आज तक आप सुनते आ रहे लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, आपको पता चल गया होगा आज लखनऊ पैक्ट क्या होता है, ठीक। इसी के दौरान आपका एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था। ये भी पूछा गया है FCAT में, यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था? ये किया था आपके लाला जी ने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ स्टार्ट किया था? अमेरिका में, अमेरिका में स्टार्ट किया था ये, इंडिया में नहीं किया था। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ना यार कुछ लोकल रिवोल्ट भी चल रहे थे, तो एक रिवोल्ट है उसके बारे में ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा है इसके बारे में। एक है इंडिगो रिवोल्ट। क्या था आपका? इंडिगो रिवोल्ट। ये जो इंडिगो पीजेंट्स थे ना, उन्होंने किया था, ठीक। कब हुआ था ये आपका? 1859 में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? दिगंबर बिस्वास और एक थे विष्णु विश्वास। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, बंगाल में हुआ था आपकी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना यार। अब देखो नेक्स्ट चीज़, अब आते हैं अपन गांधी एरा पे। किस पे आते हैं? गांधी एरा पे। अब आएंगे अपने गांधी जी, देश का बेड़ा पार करने के लिए। तो गांधी जी का देखो यार थोड़ा बेसिक जान लो। आपका 2 अक्टूबर 1869 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ओके,
इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी लॉ की थी वो कहाँ से की थी, इंग्लैंड से की थी। ठीक, इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे। मतलब जैसे अपर्टहाइड एक सिस्टम था उसके खिलाफ लड़े थे, और ब्लैक जो है होता था ना रेसिस्ट रिमार्क, उसके खिलाफ लड़े थे। ठीक, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैं सीडीएम लिखूंगा। ठीक, इसको पहली बार सत्याग्रह नाम कब दिया था, इसको पहली बार सत्याग्रह नाम कब दिया था, ये दिया था 1906 में। ठीक, और इनको कैसर ए हिंद भी मिला हुआ है। कैसर ए हिंद कब मिला था, बोर वॉर के दौरान, एक बोर वॉर हुआ था उसके दौरान आपको मिला था। ठीक, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, क्या था उस न्यूज़पेपर का नाम, इंडियन ओपिनियन। ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है एफकेट, ये न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया, ये किसको मिला है, ये किसको मिला है। एक इन्होंने फार्म सेटल किया था, वो था टोल्स्टॉय फार्म। ये सारे जितने भी काम है ना कहाँ किए हैं, साउथ अफ्रीका में किए हैं, ध्यान रखना। इंडिया तो अभी तक आए नहीं है। फिर ये कहाँ आए, इंडिया आए। इंडिया को कब आई ये, 9 जैन 1915। इसी को क्या कहते हैं अपन, प्रवासी भारतीय दिवस। मनाते हो ना, क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब आपको यही नहीं पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, तो अब पता चल गया क्यों मनाते हैं। तो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन गांधी जी आए थे 9 जैन 1915। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और काफ़ी बार पूछा भी है। ओके, इनकी कुछ बुक्स भी है, ध्यान रखना। एक जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सबको ही पता होगी, और दूसरी है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। ओके, अब गांधी जी आ गए थे इंडिया में। ठीक, इनका इंडिया में मेन फोकस क्या था, इंडेंचर्ड लेबर था। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर होते थे उनको बाहर ले जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था, उनको कोई परमिशन नहीं दी जाती थी। मान लो आपको 5 साल के लिए गए तो वहीं पे आपको 5 साल काम करना ही पड़ेगा, तो बहुत ही ख़राब हालत होती थी। तो मेन इनका ये इशू था। पर इंडिया में आए तो इनको और इश्यूज़ दिखे, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई। तो उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। अब देखो, इन्होंने ना एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर ध्यान रखना, उस ऑर्डर में इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए। सबसे पहला जो सत्याग्रह किया ना इन्होंने, वो किया चंपारण में। चंपारण आपका कहाँ पे है, बिहार में है, ध्यान रखना। पहला सत्याग्रह था इंडिया में, और ये फर्स्ट सीडीएम भी था आपका। क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसी को कहा जाता है। ये फर्स्ट सत्याग्रह था, ध्यान रखना, फर्स्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसमें ना दिक्कत क्या थी कि जो आपके इंडिगो प्लांटर्स थे ना, अब वो उनको कहा जाता कि आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, और उगाते ना, इसके कारण उनका क्या होता है, एक तो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो ख़राब होती थी। दूसरा उनके ऊपर ना एक तीन कटिया सिस्टम लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था आपका, 3 कटिया सिस्टम। ये 2 प्रॉब्लम थी, 3 कटिया सिस्टम उन पर लगाया जाता था। इसके अंडर क्या था, 3/20 ऑफ द लैंड पे आपको क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो फिक्स है, उगाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आपको उगाना ही पड़ेगा। और ये उगाते थे तो क्या हो जाती थी, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी, जिससे कि और फसल नहीं उगती थी फिर। तो ये इश्यू था, इसलिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब हम आपका जो भी आपके लॉज है उनको ओबे नहीं करेंगे, तो इसलिए ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। सेकंड देखो फिर कहाँ गए, फिर गए खेड़ा सत्याग्रह, सेकंड सत्याग्रह। ये आपकी थी फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। ये हुई थी 1918 में, और ये हुई थी 1917 में। इसमें क्या इशू था कि जो आपके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे ड्रोट आने के कारण जो वहाँ के किसान थे उनकी क्रॉप्स क्या हो गई, फेल हो गई, और वो हाई टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं पे कर पा रहे थे, हाई टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। तो इसी के कारण ये हुआ था, इसीलिए ये 1918 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, थर्ड हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी आपकी 1918 में हुई थी, पर इसके बाद हुई थी, ऑर्डर में बता रहा हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। क्लियर है। इसमें क्या था, आपके जो प्लेग आया था उस टाइम, बीमारी आई थी एक, उसमें बोनस मिलता था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक, तो इसके कारण ये हंगर स्ट्राइक आपकी लॉन्च की गई थी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब गांधी जी इतने सारे काम कर रहे थे भाई, तो अंग्रेज़ों को तो वापस चुल मचेगी ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो क्या हुआ, उन्होंने एक लॉ लेके आए, क्या लेके, रोलेट एक्ट। क्या लेके, ये देख रहे थे गांधी जी कहीं भी बैठ जा रहे हैं तो चलो एक लॉ बनाते हैं, रोलेट एक्ट ऑफ 1919। इस रोलेट एक्ट के अंदर क्या कहा, इस रोलेट एक्ट के अंदर कहा कि अब ना बिना किसी वारंट के किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, विदाउट वारंट। ध्यान रखना, विदाउट वारंट किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आप गिरफ्तार ही हो, समझ गए। मतलब ये कुल मिला के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको दबाने के लिए थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट थी। अब ऐसा हो रहा था, ठीक,
किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, मतलब किसी पे सस्पिशियस भी होता ना, किसी पे भी लगता कि हाँ ये कुछ गलत कर सकता है, उसको ही क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार, विथाउट एनी ट्रायल, ट्रायल भी नहीं होता था। और सेकेंड देखो, पहला तो ट्रायल नहीं होगा, विथाउट वारंट, वारंट इशू नहीं होगा, अपील भी नहीं कर सकते इसके अंडर, क्या नहीं कर सकते आप, अपील भी नहीं कर सकते, 2 साल तक, 2 ईयर्स तक आप कोई अपील नहीं कर सकते थे। खतरनाक था ना, ये अंग्रेज लाते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते थे। तो इसी से रिलेटेड है आपका एक जलियन वाला बाग मसाकरे, बहुत ही फेमस है ये इंसिडेंट्स। इसमें क्या हुआ कि देखो आपके 2 लीडर्स थे, ये रोलेट एक्ट आया, 2 लीडर्स थे। अब देखो जलियन वाला बाग समझाता हूँ, एकदम अच्छे से समझ आएगा। ये रोलेट एक्ट आया, इसके अंदर 2 लीडर्स को आपका अरेस्ट किया गया। एक था सैफुद्दीन किचलू, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस किस को किया गया था, सैफुद्दीन किचलू, और एक था आपका डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया विदाउट एनी वारंट। ठीक, तो इसके प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग, एक तो देखो उस दिन कौन सा दिन था आपका, 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल की बात है 1919 की। एक तो ये आपका दिन था बैसाखी का, तो बैसाखी पे ऐसे भी मेले वगैरह लगते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके खिलाफ, इसके खिलाफ क्या हो रहे थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो आपके जो मिलिट्री हेड थे उस टाइम, जनरल रेजिनाल्ड डायर, और इससे भी हेड कौन थे आपके, एक थे माइकल ओ डियर, माइकल ओ डियर। इन्होंने ऑर्डर दिया कि क्या लगा दो आप, मार्शल लॉ लगा दो, क्या लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो, ताकि लोग आपका क्या नहीं कर सके, प्रोटेस्ट ना कर सके। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था। पर ये जो लोग थे बैसाखी वाले, इनको तो कुछ पता ही नहीं था, बहुत से लोगों को नहीं पता था, और कुछ लोग कर ही रहे थे प्रोटेस्ट। तो ये लोग कहाँ पे जमा हुए थे, आपका एक बाग है जलियन वाला बाग, वहाँ पे जमा हुए। कहाँ हुए, जलियन वाला बाग में आपके क्या हुए, जमा हुए। तो अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के देखो, ऐसा था कि पीछे से भी ये लोग था, इधर भी दीवार थी, इधर भी दीवार थी, ये ए गेट था उसके। यहाँ से कौन आए आपके, जनरल डायर आए, जी डायर, जनरल डायर अपनी सेना को लेके यहाँ पे सैनिक खड़े किए, विथाउट एनी कॉल दिए, कुछ भी बोले, कुछ भी उनको मौका दिए, उन पे क्या स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कुआं था, कुछ तो कुएं के अंदर कूद गए, वैसे मर गए, कुछ दीवार चढ़ रहे थे, यहाँ पे लाशों का ढेर लग गया था, एक के ऊपर एक लाशें बिछ गई थी, ऑलमोस्ट 1000 लोग मारे गए थे इसमें। तो ये था आपका जलियन वाला बाग इंसिडेंट्स, क्लियर है। अब इतना बड़ा इंसिडेंट्स हुआ तो भारत में तो फिर आग लगनी थी, है ना। तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपना नाइटहुड इनकी उपाधि थी, उसको क्या कर दिया, त्याग कर दिया। गांधी जी को कौन सी मिली थी, केसर हिंद, उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपकी होने लगी। इसके ऊपर एक कमेटी भी बिठाई गई थी, क्या नाम था उसका, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी भी आपकी इसके ऊपर बिठाई गई थी। ठीक है, इस कमेटी में 3 इंडियन मेंबर्स भी थे। ठीक, बट एक एक्ट था, इंडेमनिटी एक्ट, उसने ये जो डायर वगैरह थे इनको बचा लिया था, इनको बचा लिया था। ये एक्ट ना होता तो इनको सज़ा मिलती तब। तो इतना बड़ा एक्ट हो गया था। अब गांधी जी से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रख लेना यार, बेलगाम में एक सेशन हुआ था आपका आईएनसी का, वो एक ही सेशन था जब गांधी जी ने उसमें प्रेसिडेंट रहे थे। तो ध्यान रखना, बेलगाम का एक सेशन हुआ था, उसी में गांधी जी क्या रहे थे, आपके प्रेसिडेंट रहे थे। अब भाई इतना बड़ा इंडिया में कांड हो गया था, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स ने। तो वो लेके आए एक और नया एक्ट, क्या लेके आए इस बार, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट लेके आए। इसी को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, और इसी को आप इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं। ठीक, 1919 में लेके आए थे। इसके अंदर वो क्या किए, सबसे पहले तो देखो ये नाम वापस देख लो, मॉन्टेग आपके कौन थे, ये थे सेक्रेटरी, ये थे आपके सेक्रेटरी, और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय, पूछ लेता है भाई एपी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें बहुत से डिसीजन लिए गए। अब देखो इतना बड़ा कांड हो गया था, तो कुछ तो इंडिया को देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या थी, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, कुछ प्रोविंशियल स्टेट्स थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी ना, वो किसके हाथ में दे दी, इंडिया के हाथ में दे दी कि आप चलाओ। पर चालू तो थे ही, क्या किया साथ में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी। यूनिटरी फॉर्म मतलब सेंटर के पास सारी पावर होगी, देख रहे हो कितने चालाक है, प्रोविंशियल में दे दी इंडिया को, पर यूनिटरी फॉर्म बना दी, फिर भी पावर इन्हीं के पास है। ये क्या रहेंगे, पपेट बन गए, समझ रहे हो। साथ ही में एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की गई, वो थी आपकी बाई कैमरल सिस्टम, जो आज भी चला रहा है। मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है ना, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, डायर की इंट्रोड्यूस की गई, आपकी डायर की इंट्रोड्यूस की गई, पर कहाँ पे, स्टेट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोविंस में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोविंस में कहाँ, कब, किसके थ्रू की गई थी, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो देखो मुस्लिम को दिया था, अब सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दे दिया,
सिख को भी दे दिया, क्रिश्चियन को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, सबको दे दिया भैया, सबको बांट दिया, सबको खुश कर दिया। इसी के अंडर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई, वो आई आपकी यूपीएससी, जिसका नाम आज यूपीएससी पहले था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इसी के अंडर सेटअप किया गया 1926 में, इसी में डिसाइड किया गया था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट आपके एक मूवमेंट आई, खिलाफत मूवमेंट। एक आई आपका इंसिडेंस आया बीच में, क्या आया? खिलाफत मूवमेंट का इंसिडेंस आया। देखो क्या हो रहा था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा था आपके, कि जो टर्की था, ऑटोमन टर्की, वो आपका वर्ल्ड वॉर 1 में क्या आ गया था? हार गया था, याद है पिछले में ही बताया मैंने। तो वहाँ के जो एम्परर थे, ऑटोमन एम्परर, इनको क्या माना जाता था? इस्लामिक वर्ल्ड का क्या माना जाता था? रिलीजियस हेड माना जाता था, रिलीजियस हेड। तो इनको हटा दिया गया, इनको बोला जाता था खलीफा ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। खलीफा एक पोस्ट होती थी, इस्लामिक हेड मानते थे, रिलीजियस हेड मानते थे। और एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरस, ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब इनको हटाया गया ना, तो ये मुस्लिम के लिए एक बड़ी इंसल्ट थी, ठीक। तो इसी के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, वो मूवमेंट थी आपकी खिलाफत मूवमेंट। क्लियर है? समझ में आया खिलाफत मूवमेंट कौन थी? इसको स्टार्ट किसने किया था? अली ब्रदर्स, या फिर जौहर ब्रदर्स कहते हैं उनको, अली ब्रदर्स या जौहर ब्रदर्स। कौन है वो? मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब गांधी जी ने इसको क्या देखा? एक अपॉर्चुनिटी देखा, अपॉर्चुनिटी समझ के इसको किसमें मर्ज करने की कोशिश की? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, ताकि मुस्लिम का भी सपोर्ट मिल जाएगा। उन्हें बोला कि आपकी मूवमेंट के लिए भी लड़ेंगे, इंडिया के भी लड़ो, तो मर्ज कर देते हैं मूवमेंट को। और गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी ढूंढा और मर्ज कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, इसका फ़ायदा और कौन सी मूवमेंट स्टार्ट कर दी? एनसीएम स्टार्ट कर दी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक। तो ये आपकी स्टार्ट हो गई थी 1920 में, अगस्त 1920 में, ठीक। इसमें एम क्या था कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमें स्वराज चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, ठीक। अब देखो, इसको खिलाफत मूवमेंट वाले भी सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा इसका एक और कारण था, क्या था? कि जलियनवाला बाग मसकरे हुए थे, उसमें हमें क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, ठीक। इसको अप्रूव कब किया गया? आपका एक आईएनसी का सेशन हुआ था नागपुर में, इसका लीडर मैंने पीछे बताया था पिछली क्लास में। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक, दिसंबर 1920 में, ठीक। इसी के दौरान ना आपके वो जो चरखास थे, गांधी जी के चरखास, ये इसी के दौरान आपके फेमस हुए थे, ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो, ये मूवमेंट तो स्टार्ट कर दी थी, पर इसमें आगे दिक्कत कहाँ आई वो देखो। एनसीएम को इसको विड्रॉ क्यों करना पड़ा? एक इंसिडेंस हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंस। ये देखो क्या था। अब कुछ गर्म खून वाले थे, वो मैंने आपको स्टार्ट से ही बताया। तो उन्होंने क्या किया, ये डेट ध्यान रखना, पूछा गया है, सेम ये डेट पूछी गई है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा एक जगह है, कहाँ है आपका? गोरखपुर में, गोरखपुर में है, यूपी में। इसमें क्या किया कि कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया आपका? फायर कर दिया। पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया? फायर कर दिया। और इसमें कितने पुलिस वाले मारे गए? 22 पुलिस वाले मारे गए। तो इसलिए इस मूवमेंट को आखिर में बंद कर दिया गया। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार, एक आती है स्वराज पार्टी। क्या आती है आपकी? स्वराज पार्टी आती है। स्वराज पार्टी क्या आती है आपकी? स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी बहुत बार पूछा गया किसने फॉर्म की है, तो ये 2 लोगों ने मिलकर फॉर्म की थी। इसके प्रेसिडेंट भी थे वो पहले, कौन थे? एक तो थे सीआर दास और एक थे सेक्रेटरी इसके, कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ये फाउंड की थी। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, किसने फाउंड की थी? 1922 में की थी, गया में। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ये क्यों फाउंड की थी? कि चेंजेस लाने भाई, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें कैसे न कैसे स्वराज को लेना पड़ेगा। अब कुछ रिवोल्यूशनरी आपके नेशनलिस्ट भी थे, जैसे अपने भगत सिंह वगैरह हो गए, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें फाइंड की थी। जैसे एक आपने सुना होगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक। ये पंजाब, यूपी, बिहार में फाउंड की गई थी। और ये फाउंड किसने की थी आपकी? एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे जोगेश चंद्र, और एक थे आपके सचिन सान्याल, ठीक। इसी का लेटर एक नाम हो गया, क्या हो गया आपका? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। इसको फाउंड किसने किया? ये रीनेम बाकी बना के किसने स्टार्ट किया? भगत सिंह ने किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक इंसिडेंट्स और हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ये इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट है भाई, कब हुआ था कब नहीं हुआ था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी। इसमें देखो क्या हुआ था, बात है अगस्त 1925। अब ये रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे, तो HRA ने क्या किया? ये
इंसिडेंट्स किया था। इसमें क्या किया था, एक ट्रेन थी काकोरी के पास में, उसको क्या किया, रोब किया, ट्रेन को क्या किया, रोब किया, रोबरी की उसमें, ट्रेन में खजाना वगैरह था वो सारा क्या कर लिया था, लूट लिया था। कहाँ की बात है ये, नियर लखनऊ की बात है। कहाँ की बात है, नियर लखनऊ की बात है, जिसमें ऑफिशियल का केस था वगैरह, फंडिंग वगैरह थी, वो सब कुछ क्या कर लिया, आपका लूट लिया था। अब देखो लूट के लिए ना 4 लोगों को लटका दिया था, हैंग कर दिया गया था, इनमें से 17 को अरेस्ट किया था टोटल। ठीक, इसके बाद में अब ये चीज़ टूट गई, इनको हैंग कर दिया, इनको, ये 3 थे। इसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद थे आपके, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने इसको वापस क्या किया, आचार्य को रीऑर्गेनाइज किया। क्या किया आपका, रीऑर्गेनाइज किया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय के बारे में तो मैंने आपको बताया था, राइट। एक आया था आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया था, जिसमें कोई भी एक इंडियन नहीं था उस मीटिंग में। एक मीटिंग होने वाली थी, कमीशन होने वाला था, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो इसके प्रोटेस्ट में ये आपके लाला लाजपत राय लड़ रहे थे, तो उसके चक्कर में इनकी लाठी लग गई थी सर पे, उसके कारण उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, अब इनकी जो डेथ हुई ना, इनको जिस ऑफिसर ने मरवाया था ना, जिसने ऑर्डर दिए थे ये लाठीचार्ज का, उसको मारने के ऑर्डर किसने दिए, एच.एस. आर्य ने दिए। फिर ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी था, जो भगत सिंह ने फाउंड की थी, तो इसी के अंडर वो आपके कौन थे, सॉन्डर्स थे, जिनको मरवा दिया था। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब स्टोरी क्लियर है ना, क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब यहाँ पे एक चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखो क्या थी। इसको जो ऑर्डर करने वाला था ना कि मारना है, ये थे आपके एसपी स्कॉट ऑफिसर जो थे। बट आपके गए फिर इस एच.एस. आर्य से गए थे आपके, एक तो भगत सिंह गए थे, एक गए थे आपके राजगुरु, और एक गए थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। ये गए थे तीनों। इन्होंने गलती से मार किसको दिया, सॉन्डर्स को मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इस पूरी स्टोरी को ध्यान से समझना, इसी स्टोरी का मज़ा आएगा। ये याद रखोगे ना तभी हिस्ट्री याद रहेगी। अब देखो वो आपका सॉन्डर्स वाला सीन हो गया। उसके बाद में देखो क्या किया इन लोगों ने। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि सेंट्रल असेंबली में एक बार बॉम्ब फेंका गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। अब देखो क्या हुआ था, ये जो आपके थे ना ब्रिटिशर्स, ये 2 कानून लेके आए थे। एक तो लेके आए थे पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक लेके आए थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसके खिलाफ थे आपके भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त वगैरह। तो इन्होंने 8 अप्रैल को क्या किया, आपका एक बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। किसने, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। ठीक, ये बम हार्मलेस था, कंप्लीटली हार्मलेस था, मतलब इसी ऐसा बनाया गया था कि सिर्फ धमाका हो, किसी की जान ना जाए। अब बॉम्ब हार्मलेस था, पर था तो बॉम्ब, है ना। और साथ में इन लोगों का ट्रायल चल रहा था, किसका, भगत सिंह का, राजगुरु का, और क्या, सुखदेव का। इनका क्या चल रहा था, ट्रायल चल रहा था। क्यों चल रहा था, किसके लिए चल रहा था, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी आपकी कौन सी थी, सॉन्डर्स मर्डर वाली, सॉन्डर्स वाली। इसके लिए इनका क्या चल रहा था, ट्रायल चल रहा था। साथ में आज़ाद को भी ढूंढा जा रहा था। आज़ाद ने क्या किया, देखो आज़ाद जी ने देखो क्या किया। आज़ाद जी ने पूरी ट्रेन ही उड़ाने की कोशिश की। ट्रेन किसकी, वाइसरॉय इरविन की, वाइसरॉय इरविन की ट्रेन ही उड़ाने की कोशिश की। तो इनके सर्च वारंट चल रहे थे। तो फेब 1931 की बात है, एक पार्क में थे ये, इनके पास आखिरी गोली बची थी। तो इन्होंने सोचा कि इनके हाथ आने के बजाय मैं खुद ही गोली कालूंगा, और शॉट हिमसेल्फ। ये कहाँ पे था पार्क, ध्यान रखना, इलाहाबाद में था। क्लियर है। और इन सब पे ट्रायल चल रहा था। तो 23 मार्च वो दिन है 1931 का, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था। और ये स्लोगन देते मरे थे। कौन सा स्लोगन थे, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे बोलते बोलते ये देश के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। क्लियर है। इतने बड़ा बलिदान दिया था इन्होंने। इनके ऊपर जो जेल में थे बहुत सारे अत्याचार किए थे, बहुत ज़्यादा, पर ये चीज़ें नहीं बताते थे, इतने पक्के थे। अब देख लो यार, भगत सिंह की एक किताब है, ध्यान रखना, वाई आई एम एन एथिस्ट, जिनमें उन्होंने बताया प्रोटेस्ट के बारे में, जेल में कैसे हॉरिबल कंडीशंस थी, उन सब के बारे में बताया। ठीक, ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद में आपके देखो वाइसरॉय कौन आए थे। वाइसरॉय इस टाइम में कौन थे, ये जितनी भी चीज़ें हुई है ये कौन थे इस टाइम आपके वाइसरॉय थे, इरविन थे आपके वाइसरॉय। किस पीरियड में,
1926 से 31। तो ध्यान रखना इन सारी एक्टिविटीज़ के टाइम कौन थे? वाइसरॉय इरविन थे। इनके टाइम कुछ वो इन्होंने कोई इतने इंपॉर्टेंट काम नहीं किए थे। अब नेक्स्ट देखो आपका आया एक कमीशन, वो कमीशन इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था उसमें? नेक्स्ट आपका आया था साइमन कमीशन। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, थोड़ी देर पहले बताया था साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था आपका, क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। ये साइमन कमीशन क्यों आया था? ये एक 7 मेंबर कमेटी थी जो इंडियन स्टैचुरी कमेटी थी। ये देखने वाले थे कि इंडिया में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है इंडिया में, ये देखने के लिए आया था। इसमें मेंबर कितने थे? टोटल 7 थे, और 7 के 7 क्या थे? आपके ब्रिटिशर्स थे। और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, एक भी इंडिया नहीं था। इसी चीज़ को लोगों को गुस्सा आ गया। और इस टाइम में आपका एक, ये कब की बात है ध्यान रखना, यह 1928 की। 1927 में एक आपकी आईएनसी की सेशन हुई, कहाँ पे? मद्रास में। उसके जो आपके लिए प्रेसिडेंट थे कौन थे? अमे अंसारी। डिसाइड किया कि साइमन कमीशन को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। तो ये आया 1928 में 3 फरवरी को, और इसको क्या किया गया? बॉयकॉट किया गया। स्लोगन दिए गए, क्या स्लोगन दिया गया? साइमन जी गो बैक, साइमन गो बैक। क्लियर है? साइमन गो बैक के आपके स्लोगन दिए गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो साइमन कमीशन को तो भगा दिया था, राइट। तो नेहरू जी ने एक रिपोर्ट बनवाई थी जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इसमें उन्होंने वो सारी डिमांड्स लिखी थी जिसकी इनको रिक्वायरमेंट थी। और ये एक आईएनसी सेशन लिया गया था जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी लेड बाय आईएनसी फरवरी 1928 में। जिसके चेयरमैन कौन थे आपके? मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल जी। और सेक्रेटरी कौन थे आपके? जेएल नेहरू थे। इसमें काफ़ी सारी आपकी डिमांड्स रखी, ठीक। अब डिमांड्स लिखी तो आपके जो जिन्ना जी थे, जिन्ना जो मुस्लिम लीडर थे, इन्होंने देखा कि मुस्लिम के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इन्होंने क्या किया? अपनी अलग डिमांड्स रखी। इन्होंने क्या रखे? अपने अलग डिमांड्स रखे मुस्लिम के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी को बोला जाता है जिन्ना 14 पॉइंट्स, मुस्लिम के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो आपका एक फिर अगेन एक सेशन हुआ आईएनसी का। क्या हुआ? अगेन एक सेशन हुआ 1929 में लाहौर के अंदर, जिसको बोलते हैं लाहौर सेशन। इसका प्रेसिडेंट आप मेरे को बताना कौन है, प्रेसिडेंट आपको बताना कमेंट्स में कौन है। यार इतना तो सर्च करके बताना, देखते हैं कितना पढ़ते हो तुम लोग। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ आपका। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसको बॉयकॉट करने का फैसला लिया गया। राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस होता था आपका इंग्लैंड में, उसको बॉयकॉट किया, ठीक। इसी के अंदर पहली बार पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया। पूर्ण की बात हो रही है, स्वराज तो पहले भी डिमांड था, पूर्ण स्वराज इसी के अंदर डिमांड किया गया। इसी के अंदर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया। इसी के अंदर आपका जनवरी 26 1930 को फिक्स्ड किया गया कि यही अपना क्या होगा? इंडिपेंडेंस डे होगा, जिसको आज अपन रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक। इसी के दौरान आपके 31 दिसंबर 1929 को कौन सी रिवर के पास? रिवर इंपॉर्टेंट है, रावी रिवर के पास आपका जो ट्राई कलर झंडा था उसको इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन के साथ फहराया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब देखो वो आपके साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन चला गया वापस, साइमन कमीशन आपका वापस चला गया। उसने ऐसी चीज़ें बताई जैसे डायर की है वो एबोलिश करो, बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई, पर ऐसी कुछ अच्छी चीज़ नहीं बताई जिससे कि इंडिया को आज़ादी मिल सके। तो इसी के रेस्पॉन्स में आप गांधी जी क्या लेके आए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चली थी 1930 से 1934। इसमें गांधी जी ने क्या की? 11 डिमांड्स थी वो आगे रखी कि भैया ये डिमांड्स पूरी कर दो। उनको दिया एक अल्टीमेटम कि 31 जन 1930 तक आपके पास टाइम है, या तो इनको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वरना हम क्या स्टार्ट करेंगे? डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो डांडी मार्च जो था वो आपका स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट हुआ? डेट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 13। और पहुँचे कब डांडी में? 6 अप्रैल को पहुँची। इसमें कितने डेलीगेट्स गए थे? टोटल 78 डेलीगेट्स गए थे। कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये आपकी? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी। और कहाँ पहुँचे थे? डांडी जो एक जगह है समुद्र के पास में गुजरात में, वहाँ पे पहुँचे थे। टोटल 400 किलोमीटर की ये जर्नी थी, ठीक है। गांधी जी पहुँचे 6 अप्रैल को इसमें, और 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया? पानी को गर्म करके सोल्ट बनाया। जो सोल्ट लो बनाई गई थी ना, यूनिफॉर्म सोल्ट लो, याद है? पहले लो था कि हर कोई सोल्ट नहीं बना सकता है, उसको तोड़ दिया तो ये क्या हो गया? डिसओबे हो गया। और इसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो,
अब और भी बहुत सी सारी चीज़ें हुई थी सीडीएम में, जैसे टैक्सेस को रिफ्यूज़ कर दिया, लो कोर्ट्स थे उनको बॉयकॉट किया, बहुत सी चीज़ें थी ऐसे, क्लोथ्स को बॉयकॉट किया, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी। क्लियर है। और एक ही ऐसी जगह थी पेशावर, वहाँ पे इसको किसने लीड किया था, सेम तरीके से लीड किया था आपके खान अब्दुल गफ़र खान, खान अब्दुल गफ़र खान। इनको एक उपाधि है, ये भी क्वेश्चन पूछा है एफकेट ने कि खान अब्दुल गफ़र खान क्यों कहते हैं इनको। इनको एक और नाम बोला जाता है, वो है फ्रंटियर गांधी। इनका दूसरा नाम पूछा था कि दूसरा नाम क्या है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही आपके तमिलनाडु में ये लोग किसने ब्रेक किया था, वेदरणीयम राजा जी ने, राजा जी ध्यान रखना, राजा जी ने आपका ये शॉर्ट लो है वो ब्रेक किया था। क्लियर है। इसी तरीके से अब देखो गांधी जी ने ये लो तोड़ी, इनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद में इसको किसने लीड किया था, आपके सरोजनी नायडू ने लीड किया था। क्लियर है सबको, सरोजनी नायडू ने लीड किया था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब इसी के रेस्पॉन्स में जो आपके ब्रिटिश लोग थे उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हो रही थी, लंदन में हो रही थी। पहला जो आपका सेशन हुआ था वो, अब देखो इसके टोटल 3 सेशन हुए थे 1930, 31 और 32 में। ठीक। 31 में क्या हुआ था, आपकी जो कांग्रेस थी उसने कंप्लीटली इसको क्या किया, बॉयकॉट किया। कंप्लीटली क्या किया, बॉयकॉट किया। पर कुछ लोगों ने इसको फिर भी ज्वाइन किया था, पर कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। ठीक। तो अब बॉयकॉट हुआ तो इसी के बेसिस पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसी के बेसिस पे क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी की वो जो डिमांड्स थी वो मान ली गई 1931, उसी को कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी जी को क्या कर दिया गया था, रिलीज़ कर दिया गया था। अब यहाँ पे गांधी जी थोड़ा और एफर्ट लगाते तो शायद अपने वो भगत सिंह वगैरह थे वो शायद बच जाते। ठीक। अब इसी के साथ आपका ये सीडीएम था फिर सस्पेंशन कर दिया गया क्योंकि आपकी डिमांड्स मान ली गई थी। इसी के बाद एक स्पेशल सेशन हुआ था कराची में, आईएनसी का। ये स्पेशल सेशन से यार ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। वो लीड किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। ये प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। इसके ऊपर था ये जो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, इसी के ऊपर था। इसमें 2 रेजुलेशन अडॉप्ट किए गए, एक तो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसको ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखना इससे रिलेटेड। फिर आपकी हुई थी सेकेंड क्या हुई थी आपकी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक। अब बातें मान ली गई थी, कांग्रेस ने इसको इस बार क्या किया था, ज्वाइन किया था। इसमें महात्मा गांधी गए थे, उनके साथ गए थे सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। इस टाइम वाइसरॉय कौन थे, वाइसरॉय थे आपके विलिंगटन, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना किस किसने पार्ट लिया था, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये विलिंगटन के टाइम ही आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट देखो आपका क्या हुआ। अब इसी के दौरान क्या हुआ, आपकी जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी इसमें जो आपके अंबेडकर जी थे वो भी ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने डिमांड रखी कि जो SC ST है उन लोगों को क्या दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट। और गांधी जी कंप्लीटली इसके खिलाफ थे और गांधी जी किस पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, मतलब हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और वो काफ़ी दिनों तक भूखे रहे थे। तो इसलिए फिर एक पैक्ट हुआ जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। क्या बोला जाता है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। क्लियर है। इस टाइम गांधी जी आपके कहाँ पे थे, इनको अगेन जेल में डाल दिया था क्योंकि अगेन इन्होंने सीडीएम लॉन्च किया था, क्योंकि वो डिमांड फिर से उन्होंने नकार दी थी, इसलिए सीडीएम लॉन्च किया था। तो इस टाइम ये कहाँ पे थे, जेल का नाम ध्यान रखना भाई, पूछा है, यरवदा जेल। कहाँ थे, यरवदा जेल। कब की बात है, 1932 की बात है, 24 सितंबर 1932। तो ये एग्रीमेंट हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसमें अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली थी। पर क्या रखा गया, एक डिसीजन रखा गया कि रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, और वही रिजर्वेशन आज आपके जो इंडिया में है वहीं की देन है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपकी हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो हुई नवंबर से दिसंबर 1932। ठीक। अगेन इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। सेकंड में अगेन वो डिमांड नहीं मानी गई थी, नकार दी थी, तो कांग्रेस ने अगेन इसको ज्वाइन नहीं किया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, फिर आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक। ये एक्ट लाया गया था अगस्त 1935 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, सब कुछ लाया गया था इसमें। ठीक। ये लोगों को बोला गया कि अप्लीकेबल रहेगी 26 जनवरी 1950 तक। ये किसके बेसिस पे आया था, साइमन कमीशन हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आउटकम हो गया, इन सब बेसिस पे लाया गया था।
अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर आया था जिसको बोलते हैं वाइट पेपर, वो ध्यान रखना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड थी, उसके अंदर आया था वाइट पेपर। ठीक, इन सब के बेसिस पे लाया गया था। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई थी वो हुई थी डिवीजन ऑफ पावर्स, कि पावर का क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। किस बेसिस पे, लाइक ये होती है ना लिस्ट अपने, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, जैसे आप बोलते हो आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लाया गया इसमें, क्लियर है। दूसरा जो डायर की है वो स्टेट पे तो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया डायर की। डायर की आपका स्टेट पे ख़त्म कर दिया और लागू कहाँ कर दिया, सेंटर पे लागू कर दिया भाई साहब। सेंटर पे क्या कर दिया, डायर की लागू कर दिया। इसी के अंडर आपका एक हिल्टन यंग कमीशन था। क्या था, हिल्टन यंग कमीशन। उसके अंडर आपका क्या सेटअप किया गया, आरबीआई सेटअप किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीज़ों का यार ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद में आपका एक और लखनऊ में सेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सेशन है इनका, अगेन कह रहा हूँ ध्यान रखना। लखनऊ में सेशन हुआ था कब, 1936 में। प्रेसिडेंट कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। पहला तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इसके बाद एक फैज़पुर में सेशन हुआ था 1937 में। अगेन उनके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब दो लगातार सेशन में जवाहरलाल नेहरू क्या रहे थे, आपके प्रेसिडेंट रहे थे। अब इसके बाद में इस टाइम में आपके वाइसरॉय कौन थे, लिनलिथगो। ठीक, इनके टाइम फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे भाई, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक, इन्हीं के टाइम आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे ये प्रेसिडेंट बने थे 51st सेशन के क्या बने थे, आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे 1938 में। बताना ये कहाँ पे हुआ था सेशन, ये आप कमेंट्स में बताना। एक और आपके लिए क्वेश्चन है कि 1939 में हरिपुरा सेशन हुआ था, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन से आपके सेशन में मांगा गया था, तो हरिपुरा था। आपको बताना है कि इसमें क्या हुआ था आपके। इन्हीं के टाइम आपका ऑगस्ट ऑफर आया था, वो बताऊंगा मैं क्या है। क्रिस्प मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। एक आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी। ये तीन चीज़ें आई थी। ठीक, अब आया आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भाई देखो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। अगेन ब्रिटिशर्स को भाई ज़रूरत थी, इंडिया के बिना कैसे जीतेंगे। पर इस बार तो इंडियन चालाक थे भाई, नहीं सपोर्ट करेंगे, हमें दो इंडिपेंडेंस तभी सपोर्ट करेंगे, पहले इंडिपेंडेंस दो। तो आपका वाइसरॉय कौन था, वाइसरॉय जी ये थे लेनलिथगो ने। इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, मना ही कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया कि नहीं हम तो फिर कुछ करेंगे नहीं। ठीक, तो पर मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम लीग वाले, वो मान गए थे। तो 19 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग वाले लोग क्या मानते हैं, इसको डिलीवरेंस डे मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरेंस डे कब आता है, इस डे को ये डिलीवरेंस डे मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक, इस अब ये नहीं माने थे, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसीलिए ऑगस्ट ऑफर आया, फिर आया एक क्रिप्स मिशन आया। ऑगस्ट ऑफर देखो क्या था, सिंपल सा बता देता हूँ। इसमें कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा अगर आप हमारा साथ देते हो। क्या कर दिया जाएगा, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। पर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया भाई, क्या पता ये अगली बार भी धोखा देते। पर मुस्लिम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, पर कांग्रेस वाले चालाक थे, सही डिसीजन था ये। ठीक, इसके बाद में काफ़ी इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। जैसे एक था दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था, मूवमेंट स्टार्ट की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान रखना। ठीक, और विनोबा भावे थे वो आपके फर्स्ट डे टू ऑफर द इंडिपेंडेंट सत्याग्रह, ये भी ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद में आया आपका क्रिप्स मिशन। इसके बाद में आपका क्या है, क्रिप्स मिशन। एक और बार ट्राई किया ब्रिटिश लोगों ने मनाने की कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा वॉर के बाद, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दी जाएगी प्रोविंशियल असेंबलीज पे। ठीक, पर ये भी आपका क्या नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद में गांधी जी ने नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, और नेक्स्ट मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत बंद मूवमेंट। ठीक, इसको वर्धा प्रपोजल या लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक, इसी में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई। गांधी जी ने इसी में स्लोगन क्या दिया था, डू और डाई। क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसमें बहुत से लोग पकड़े गए थे, जेल में आपके डाल दिए गए थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। पाकिस्तान की भी डिमांड उठने लगी थी इस टाइम तक। क्या उठने लगी थी, पाकिस्तान की डिमांड।
पहली बार पाकिस्तान टर्म किसने कॉइन की थी? 1930 में की थी मोहम्मद इकबाल ने। ठीक, इन्होंने पहली बार टर्म ये कॉइन की थी। ठीक, इन्होंने मतलब पहली बार डिमांड की थी, पाकिस्तान की डिमांड की थी, सॉरी इन्होंने डिमांड की थी। टर्म किसने दी थी पहली बार पाकिस्तान की? वो दी थी चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। और इसमें कंप्लीटली सपोर्ट किसका था भाई? जिन्ना का था। तो पाकिस्तान की डिमांड होने लगी। उसी के बाद में जो वाइसरॉय थे नेक्स्ट, वो थे आपके वाइसरॉय लॉर्ड वावेल। वो एक नया प्लान लेके आए जिसमें उन्होंने अगेन कहा कि आपको दिया जाएगा, ये सब चीज़ें दी जाएगी, पर मान कोई नहीं रहा था, है ना, सबको अपनी अपनी चाहिए थी। अब देखो इंडिपेंडेंस का काम स्टार्ट हो गया है, इनको बोला गया कि दिया जाएगा, पर कैसे दिया जाएगा किसी के पास आइडिया नहीं था। तो आपके राजगोपालाचारी थे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट आपके क्या थे, गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, इंडियन पहले गवर्नर थे। इन्होंने फॉर्मूला दिया एक, राजा जी फॉर्मूला, बोला कि आप एक कमीशन बना दीजिए और उस कमीशन के बेसिस पे मेजोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए दोनों के बीच में। बट जिन्ना ने इसमें भी टांग अड़ा दी कि नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। ठीक, तो वावेल प्लान भी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यार ये सब चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, इनका ऑर्डर ध्यान रखना, आपसे ऑर्डर पूछ लेंगे। क्लियर है? इसके बाद में आपका है कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये आगे की चीज़ें हो जाती है ना, ये आपकी पॉलिटी की चीज़ें हो जाती है, तो वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे की पॉलिटी की चीज़ें हो जाती हैं, तो माउंट बेटन प्लान आया, फिर क्या है ये चीज़ें ध्यान रख लेना बस। कैबिनेट प्लान आया, कैबिनेट प्लान आया, इसमें कैबिनेट वगैरह बनाई गई थी। फिर आया था माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया था। क्लियर है? बस ये ध्यान रखने ला, उस टाइम जब ये माउंट बेटन प्लान आया था तब आपके कौन थे वहाँ के राजा, कौन थे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, कौन थे? इंग्लैंड के एटली जी थे, ये ध्यान रखना बस। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है यार, उनके बारे में सुन लो, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी ख़त्म किया है। एक है दादा भाई नौरोजी, रिवाइज करवा देता हूँ आपको चीज़ें। ये थे फर्स्ट टू डिमांड स्वराज, इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी थी स्वराज की। कौन से सेशन में? कैलकटा सेशन था, आईएनसी का कैलकटा सेशन था। और कब की बात है? 1906 की। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पहले मैं क्लासेस में करवा चुका हूँ, तब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने क्या क्या किया था, याद करो। थियोसॉफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग, सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज एट बनारस, याद है ना सब कुछ। और प्रेसिडेंट भी थे कैलकटा सेशन ऑफ आईएनसी 1970। ठीक, नेक्स्ट देखो, बाल गंगाधर तिलक। ये चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ भाई, जो नहीं होगी ना वो लिख दूंगा मैं। लोकमान्य इनकी उपाधि थी। न्यू इंग्लिश स्कूल एट पूना, पूना में क्या सेटअप की थी इन्होंने? न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। मराठा और केसरी के एडिटर थे। गणपति पूजा, शिवाजी फेस्टिवल, याद आ रहा है सब कुछ। लाल बाल पाल, सब कुछ याद है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बीसी चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम, याद है? आनंद मठ। तो वही सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा देखो, एक थे आपके बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल। इनका एक टाइटल था माइटेस्ट प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, माइटेस्ट प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, इनको ये बोला जाता था। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना, या डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक, एक इनका एडिटर भी थे, ये किस चीज़ के? पब्लिक ओपिनियन एंड ट्रिब्यून। ठीक, एक थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में देखो, इन्होंने फर्स्ट पोइम एक पब्लिश की थी, किसमें? अमृत 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 बाजार पत्रिका में पहली पोइम पब्लिश की थी। ठीक, आपका अभी एक न्यूज़ में था शांति निकेतन, उनके फाउंडर भी यही है, शांति निकेतन। ये 41st आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक, गीतांजलि इन्होंने लिखी थी। नोबल प्राइज़, फर्स्ट नोबल लॉरिएट भी यही थे इंडियन इन लिटरेचर। क्लियर है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। नाइटहुड भी इन्हीं को खिताब मिला था। क्या मिला था? नाइटहुड। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा है एफकेट। ठीक, जन गण मन, इंडिया के लिए कंपोजिशन इन्होंने किया था। क्या? जन गण मन, नेशनल एंथम है ना, जो आप गाते हो, खड़े हो जाते हो, एकदम स्ट्रेट रहते हैं जिसमें, वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक, एक बांग्लादेश का अमर सोनार, ये भी बांग्लादेश का एक नेशनल एंथम है, अमर सोनार बांग्लादेश, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें यार इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक,
लाला लाजपत राय बताया था, क्या क्या बताया था, लायन ऑफ पंजाब, महात्मा हंसराज से इंस्पायर्ड थे, और स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी कलकत्ता 1920 के ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे। क्लियर है। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले, जीके जी, पॉलिटिकल गुरु थे किसके, गांधी जी के। बनारस सेशन ऑफ आईएनसी 1905 में प्रेसिडेंट थे ये। ठीक। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने फाउंड की थी, याद है, करवाया था मैंने। महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूँ। इनके एडिटर थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक। सरोजनी नायडू, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, कोई नहीं बता, बहुत से बच्चों ने गलत किया था। इनको नाइटिंगेल भी कहा जाता है, इनको नाइटिंगेल भी कहा जाता है। ठीक। इन्होंने गाइडेंस किससे ली थी, गोपाल कृष्ण गोखले से ली थी, जीके जी से। ठीक। ये पहली वुमन थी जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल टू फ्रीडम को ज्वाइन किया था, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उसमें पहली वुमन थी जिन्होंने ज्वाइन किया था। दांडी मार्च में इन्होंने ज्वाइन किया था। ये फर्स्ट वुमन थी जो क्या बनी थी, आपकी गवर्नर बनी थी, और कौन से स्टेट की बनी थी, यही क्वेश्चन आया था, यूपी के। ठीक। कानपुर सेशन था आपका, कानपुर में सेशन था, कब था, 1925 में, उसमें क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, इनका ध्यान रखना। ठीक है। बाकी और भी बहुत ऐसे तो काफ़ी कुछ है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इनका काफ़ी ध्यान रखना। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, सुभाष चंद्र बोस थे वो आपके हरिपुरा सेशन 1938 और त्रिपुरी सेशन 1939 दोनों के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है। तो इन सब चीज़ों का यार ध्यान रखना। ओके। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। एक तो ये हरिपुरी, ये लिख लो यार, हरिपुरी सेशन था आपका, कहाँ हुआ था, 1938 में हुआ था। एक था त्रिपुरी सेशन, ये कहाँ हुआ था आपका, 1939 में हुआ था। और इन्होंने एक सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज भी आपकी फाउंड की थी, आज़ाद हिंद फौज, ये भी ध्यान रखना, 1943 में। इन्हीं ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का वो क्या दिया था, टाइटल दिया था। क्लियर है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो यार, रुको मत, रुकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेहनत करते रहो, कल मोस्ट प्रोबेबली कल अपनी स्पोर्ट्स की क्लास आ जाएगी। और बैच के चक्कर में अभी मत पढ़ो, अभी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं यार। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं मेरे को, सर बैच कब आएगा, बैच अभी नहीं आएगा। ओके, तो मेहनत करते रहो। थैंक यू, जय हिंद।